नाजरीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की शुरुआत असल में ब्रिटिश इंडिया के दौर में हुई थी, जब पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं था। 23 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बिजनेसमैन की मदद से कोलकाता में ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन रजिस्टर करवाई। ये ब्रिटिश इंडिया में पहली एयरलाइन थी जिसके मालिक मुसलमान थे। पार्टीशन के बाद ओरिएंट एयरवेज के ऑपरेशंस को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और 1955 में एयरलाइन को नेशनल कैरियर के तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम दे दिया गया। पहले साल ही पीआईए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज कर दिया, जिसमें कराची से कायरो और रोम से होते हुए लंदन तक फ्लाइट्स जाने लगी। ये लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली और जेट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने वाली एशिया की दूसरी एयरलाइन बन गई। ना सिर्फ इतना, बल्कि पीआईए नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन होने के बावजूद चाइना तक भी फ्लाई करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। जंगों और मुल्क के इकोनॉमिकल मसाइल के बावजूद ये एयरलाइन तरक्की करती रही और इसका हर 6 मिनट के बाद एक जहाज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं ना कहीं लैंड या टेक ऑफ करता था। बेहतरीन क़यादत और सही फैसले की वजह से पीआईए हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉफिट देने वाली एक मशीन के तौर पे काम करने लगी। कुछ ही अरसे में पीआईए को एक कामयाब एयरलाइन के तौर पे पहचान भी मिल गई। एक शानदार स्लोगन, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। उसके बाद एक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसने पीआईए के नाम को दुनिया भर में 4 चांद लगा दिए। 1962 में यूएसए की फर्स्ट लेडी जैकुलिन कैनेडी ने पाकिस्तान विजिट किया। अपने वापसी के सफर में इन्होंने पीआईए को चुना। जब फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड हुई तो फर्स्ट लेडी ने कैप्टन को गले लगाया और पीआईए के स्लोगन को सबके सामने रिपीट किया, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। यूएसए की फर्स्ट लेडी के मुंह से निकले अल्फाज ने ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान को भी दुनिया की नज़र में सुरखरू कर दिया। उसके बाद दुनिया की कई नामवर शख्सियात ने पाकिस्तान का रुख किया, जिसमें 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल और 1967 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का अपनी बीवी के साथ विजिट भी शामिल है। दिन गुजरते गए और पीआईए की तरक्की अपने उरूज पे आने लगी। यहाँ तक के बाहर के लोग पीआईए में जब ट्रैवल करते तो केबिन क्रू से मिले बगैर फ्लाइट से नहीं उतरते थे। एयर होस्टेस की बात की जाए तो पीआईए के पास ऐसी एयर होस्टेस थीं जो हॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। खासकर मिस मोमी गुल दुरानी के चेहरे को आज भी एविएशन के तारीखी चेहरों में से एक माना जाता है। पीआईए फ्लाइट क्रू के लड़के और लड़कियां किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगते थे, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और होटल लॉबीज में लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते थे। ये सब पढ़े लिखे, खूबसूरत तरह से ग्रूम्ड और प्रोफेशनली ट्रेंड थे, जो पीआईए का एक शानदार इमेज पेश करते थे। यहाँ तक कि एक मर्तबा पिरामिड के करीब एक 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर ने खास रिक्वेस्ट की कि पीआईए के केबिन क्रू को उनके होटल मीना हाउस में शिफ्ट किया जाए ताकि उनके होटल में भी ग्लैमर आ सके। थोड़े अरसे बाद एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज इंटरनेशनल और मलेशियन एयरलाइंस ने भी पीआईए को फॉलो किया और अपने यूनिफॉर्म्स में नेशनल टच लेके आए। इस तरह पीआईए एशिया की एविएशन इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेटलर बन चुकी थी, क्योंकि दूसरी एयरलाइंस अब इसको कॉपी कर रही थीं। पीआईए की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि उनको उंगलियों पर गिनना काफी मुश्किल है। पीआईए वो पहली एयरलाइन रही है जिसने बोइंग जेट्स को एशिया में इंट्रोड्यूस करवाया। नॉन कम्युनिस्ट होने के बावजूद चाइना में लैंड किया, चाइना तक जाने का दूसरा रूट इस्तेमाल किया जो कि कराकोरम रेंज के ऊपर से होकर जाता है। पहली बार ऑटो टिकटिंग सिस्टम भी पीआईए ने ही मुतारिफ करवाया। मॉस्को यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन से होते हुए यूरोप तक फ्लाइट्स चलाईं। पीआईए पहली नॉन यूरोपियन एयरलाइन थी जिसने नॉर्वे में लैंड किया, और सबसे बढ़कर पीआईए का शुमार उन एयरलाइंस में होता है जिन्होंने 1960s में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए। ये पीआईए का गोल्डन एरा था, जब कराची को एविएशन का हब समझा जाता था। उस वक्त पीआईए ने कराची में ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया, जहां ना सिर्फ पीआईए बल्कि काफी वेस्टर्न एयरलाइंस के क्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने आते थे। पर पीआईए की शान और शौकत के ये दिन अनकरीब ढलने वाले थे।
इस वक्त पीआईए के एमडी एक एक्सपीरियंस्ड एविएशन के एक्सपर्ट इरफान अहमद थे। उन्होंने अपनी सलाहियत से पीआईए का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक पीआईए की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथ में थी, लेकिन 1971 में पीआईए की मैनेजमेंट एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी के हाथों में सौंपकर उन्हें एयरलाइन का एमडी बना दिया गया। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान ने किया था। पीआईए के एमडी का ओहदा संभाले अभी एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी को कुछ महीने ही गुजरे थे कि उन्होंने पीआईए के आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाल दिया और कई जहाज सेल कर दिए। बेशक ये कदम 1971 की इंडो पाक वॉर के बाद मुल्क को गहरे नुकसान से निकालने के लिए उठाया गया था, पर यही फैसला आने वाले सालों में पीआईए के लिए एक के बाद एक चैलेंजेस का सिलसिला शुरू कर बैठा। वो स्टाफ जिनको निकाला गया था वो पीआईए के हार्ड कोर वर्कर्स थे, जिनकी खून पसीने की मेहनत ने एयरलाइन को इस मकाम तक पहुंचाया था। और जहाज सेल करने का मतलब था कि अब पीआईए उन इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस तक वैसे नहीं जा पाएगी जैसे पहले 6 मिनट के बाद एक जहाज कहीं ना कहीं लैंड या टेक ऑफ करता था। ये ऐसे ही था जैसे रेस का घोड़ा जो हर बार जीतता हो, सिर्फ एक बार हारने की वजह से उसकी टांगें काट दी जाएं। अब वो जिंदा तो रहेगा लेकिन रेस में दौड़ने के काबिल नहीं बचेगा। इस वाक़ये के बाद 1972 में पीआईए को एक दूसरा झटका दिया गया और ये था नेशनलाइजेशन। जी हाँ, 1972 में सिविलियन गवर्नमेंट के आते ही प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीआईए को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया, यानी अब ये पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। इससे पहले जब पीआईए को 1955 में कलकत्ता से पाकिस्तान शिफ्ट किया गया, उस वक्त इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स तो थे लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व था। नेशनलाइजेशन के बाद पीआईए में पॉलिटिकल भर्तियों का आगाज हो गया, यानी लोगों को पसंद की बिना पर जॉब्स मिलने लगी, ना कि टैलेंट की बिना पर। मैनेजमेंट में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने ऐसे फैसले लिए जो पॉलिटिक्स के लिए तो अच्छे थे लेकिन बिजनेस से उनका इकदाम नहीं उठाए गए। अभी सिविलियन गवर्नमेंट को 5 साल ही हुए थे कि 1977 में एक बार फिर से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल जियाउल हक ने आते साथ ही मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और नेशनल इदारों में अपनी पसंद के लोग बिठा दिए। 1980 में एक बार फिर से एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी को पीआईए का एमडी बनाया गया। वही जफर चौधरी जिन्होंने 1971 में पीआईए के जहाज सेल किए और आधे वर्कर्स को निकाल दिया था। लिहाजा इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो काफी तनकीद का निशाना बने, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था एमिरेट्स एयरलाइन को जहाज लीज पे देना। पीआईए का डाउनफॉल तो वैसे ही चल रहा था, रूट्स कम हो चुके थे और जहाज पुराने होने की वजह से मेंटेनेंस मांग रहे थे। जफर इकबाल ने पीआईए के 2 जहाज दुबई के रूलर को लीज पे दे दिए, जो उस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत कर रहे थे, यानी क्रू समेत जहाज एक तरह से किराए पर चढ़ा दिए गए। इस फैसले में पीआईए के लिए करीब का तो फायदा था मगर दूर का नुकसान। शॉर्ट टर्म में दुबई की तरफ से कुछ पैसे तो मिल गए, लेकिन बाद में दुबई ने अपनी एयरलाइन लॉन्च करके पीआईए के तमाम रूट्स को अपने नाम कर दिया, यानी जिन रूट्स पे पीआईए कमाती थी अब वो एमिरेट्स एयरलाइन कमाने लगी। जैसा कि पाकिस्तान की अहम सिटीज जिस पर पहले सिर्फ पीआईए का होल्ड था, वहां अब एमिरेट्स भी सर्विस देने लगी। मिडिल ईस्ट के रूट पर भी पाकिस्तान से जिद्दा जाने वाले पैसेंजर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता एमिरेट्स अपनी बेहतर सर्विस की वजह से अपने नाम करने लगी। पीआईए की लंदन के लिए भी रेगुलर फ्लाइट्स थी, लेकिन एमिरेट्स ने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हुए अपने लग्जरी ब्रांड इमेज और कस्टमर सर्विस की वजह से इस रूट पर भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। पहले वेस्ट से ईस्ट यानी एशिया जाने वाली फ्लाइट्स कराची में स्टॉप ओवर करती थी और वहां से पीआईए की कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए पैसेंजर्स चाइना, जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज तक जाते थे। लेकिन क्योंकि इन रूट्स पर अब एमिरेट्स भी ऑपरेट करने लगी, जिसकी वजह से ज्यादातर पैसेंजर्स कराची के बजाय दुबई के स्टॉप ओवर को चुनने लगे, जहां से एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए वो एशियन कंट्रीज तक जाते।
देखते ही देखते एमिरेट्स ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया तक भी फ्लाइट्स लॉन्च करके पीआईए से सारी मार्केट छीन ली। इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में नए जहाज आ चुके थे जिसमें एक साथ ज्यादा पैसेंजर्स भी ट्रेवल कर सकते थे और वो भी कम फ्यूल खर्च करने पर। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पीआईए के लिए 4 नए बोइंग 747 एयरक्राफ्ट्स खरीदने का फैसला किया गया। उस वक्त जब पीआईए की मैनेजमेंट इनको संभालने के काबिल नहीं थी। इस फैसले को कई लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। कुछ का मानना था कि अगर बेहतरी लेकर आनी है तो पहले सिस्टम के अंदर बेहतरी लाई जाए, पर वही हुआ जिसका डर था। ये नए जहाज थे तो बेशक की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, वो भी एमिरेट्स जैसी एयरलाइन के होते हुए। लिहाजा जहाज आधे से ज्यादा खाली जाने लगे, जिसकी वजह से पीआईए को हर फ्लाइट पर कमाने के बजाय उल्टा जेब से पैसे लगाने पड़े। ऊपर से ये जहाज कर्जा लेकर खरीदे गए थे, जिसका सारा बोझ आखिर में एयरलाइन पर ही पड़ा। पीआईए में मौजूद नाअहल लोगों की वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट के कई केसेस सामने आए। 2007 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के इशू की वजह से पीआईए के कुछ एयरक्राफ्ट्स को यूरोप में एंटर करने से बैन कर दिया। ये एक सीरियस इशू था जो एयरलाइन की इंटरनेशनल रेपुटेशन को ठीक ठाक चोट पहुंचा रहा था। इन मसलों के चलते पीआईए, जो पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक बड़ा नाम था, अब लोगों का भरोसा इस पर से टूटने लगा और अल्टीमेटली इनको कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस खत्म करनी पड़ी। वॉशिंगटन तो 1990s में ही पीआईए की लिस्ट से निकल चुका था। 2006 में ह्यूस्टन, 2012 में शिकागो, जबकि न्यूयॉर्क तक जाने वाली पीआईए की फ्लाइट को 2017 में बंद किया गया। ये वो रूट्स थे जिनसे कभी पीआईए खूब कमाती थी, पर जो लोग पीआईए को 1980 से चलाते आए हैं उन्होंने शायद कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और फिर जाहिर है जो बीज बोया जाएगा फसल भी वैसी ही होगी। आने वाला हर नया साल पीआईए के नुकसान की दास्तान पेश करने लगा। 2001 से 2023 तक की बात की जाए तो इसमें से सिर्फ 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें पीआईए ने कुछ प्रॉफिट कमाया, 2002, 2003 और 2004। इसके बाद नुकसान का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के काबू में नहीं रहा। 2005 में पीआईए को हर गुजरते मिनट में 8,394 पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ। 2013 में ये नुकसान 80,000 रुपीस पर मिनट तक बढ़ गया और 2023 में ये नुकसान हैरत अंगेज तौर पे 2,34,465 रुपीस पर मिनट। अगर मिनट नहीं सालाना नुकसान पे नजर दौड़ाई जाए तो ये फिगर इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको पढ़ना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर, जिसे अवाम का सुकून बनना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फायदे की वजह से ये अवाम पर बोझ बन गया और हुकूमत पाकिस्तान के गले की घंटी। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2018 में गवर्नमेंट ने इसको सेल करने का फैसला किया, पर कौन ही पागल होगा जो बीमार भैंस खरीदेगा। लिहाजा उस वक्त के फाइनेंस एडवाइजर मिफ्ता इस्माइल ने एक डील इंट्रोड्यूस करवाई, बाय वन गेट वन फ्री। उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पीआईए को खरीदेगा उसको पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दी जाएगी, लेकिन ये डील भी काम नहीं आई। पीआईए के ताबूत पर आखिरी कील गाड़ने का मौका शायद कोविड-19 को मिलता, जब पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल ना होने के बराबर था। लेकिन क्या करें कि कोविड-19 के बाद भी अभी पीआईए को एक आखिरी झटका लगना बाकी था। मई 2020 में पीआईए की फ्लाइट 8303 कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले आबादी के ऊपर क्रैश कर गई। इस हादसे में 97 पैसेंजर्स की जान चली गई और इनिशियल रिपोर्ट्स में पायलट की गलती सामने आई। ये मसला अभी चल ही रहा था कि अगले महीने पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने भरी पार्लियामेंट में पोल खोला कि पीआईए के चंद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं और वो चीटिंग करके या सिफारिश लगवा कर आए हैं। ये वाकया हुआ तो पाकिस्तानी असेंबली में था, लेकिन इसकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी गई। देखते ही देखते ये स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल पे वायरल हो गया, जिससे पीआईए की रेपुटेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा।
इस स्कैंडल की वजह से इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज ने PIA पर भरोसा खो दिया और एयरलाइन पर मुख्तलिफ बैन्स लगा दिए। अब कंडीशन ये है कि ना सिर्फ PIA बल्कि पूरा पाकिस्तान ही कर्जों तले नाक तक डूबा हुआ है। IMF जो पाकिस्तान को हर साल इमदादी रकम देता है, उनकी डिमांड है कि जो इदारे पाकिस्तान से नहीं चल रहे उन्हें प्राइवेटाइज या सेल किया जाए। गवर्नमेंट ने PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए 6 बिजनेस ग्रुप्स को क्वालिफाई किया और कम से कम बोली की शुरुआत 8,500 करोड़ रुपयों से की। लेकिन बदकिस्मती से 6 में से सिर्फ एक ग्रुप ने PIA के 60% शेयर्स खरीदने की बोली लगाई और वो थी सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़, जो कि $3.5 करोड़ बनते हैं। ये पैसे सिर्फ इतने ही हैं जितना एमिरेट्स एयरलाइन ना 1 साल ना 6 महीने बल्कि महज सिर्फ 2 दिन और 13 घंटों में कमाती है। 2024 में एमिरेट्स ने अपने 1 साल का प्रॉफिट $500 करोड़ डिक्लेयर किया था। जी हाँ, वही एमिरेट्स एयरलाइन जिसको लॉन्च करने में PIA की बहुत बड़ी मेहनत शामिल थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि PIA पर जितना कर्जा चढ़ा हुआ है, इसको अगर फ्री में भी कोई खरीदता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। उम्मीद है ज़ेम TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।